आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। क्या है कि दुनिया के दो देश आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई जो सालों से ड्यू थी, या वो लड़ाई जिसकी कई बार संभावना बनती पर बयानबाजी तक वो लड़ाई सीमित रह जाती। लेकिन अब ऐसे योग बन चुके हैं, ऐसी संभावना, ऐसा परिदृश्य बन चुका है जहाँ दो देश, या कहा जाए दो सभ्यताएं आमने सामने हैं। और जिस तरह से ये लड़ाई जारी है उससे इतना तो साफ है कि दोनों देशों की तैयारी पूरी है और दोनों में से कोई भी डी एस्केलेट करने की स्थिति में नहीं दिखता। और दोनों का अपना एजेंडा है, दोनों का अपना स्पष्ट मत है। एक तरफ से बयान आता है कि ये जो हमने अभी किया है ये कुछ नहीं है, अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। दूसरी तरफ दूसरे देश से बयान आता है कि ये तो क्या, हम तो वो तो चेतावनी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को भी दे देते हैं। तो कुछ इस तरह के हालात हैं इस समय दुनिया के। और अब तक आप समझ गए होंगे कि ये बात हो रही है ईरान, खाड़ी के देश ईरान और बहुचर्चित इजराइल की। तो लड़ाई पर बात करने से पहले एक छोटा सा रेफरेंस ले लेते हैं जिससे पूरा मजमून समझने में आसानी हो। क्या है कि दक्षिणी ईरान में एक प्रोविंस है, एक राज्य है, उसे कुछ स्पेल इस तरह किया जाता है BUSHER, बुशहर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पूरा जो इलाका है पर्शियन गल्फ तक फैला है और इस प्रोविंस में एक गैस फील्ड है, साउथ पार्स गैस फील्ड। ये ईरान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कतर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों देशों की साझेदारी है और मुख्य रूप से ये ईरान में आती है, ईरान के बुशहर प्रोविंस में। अब ये जो गैस फील्ड है ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे समझ लीजिए कि जो ईरान का टोटल गैस आउटपुट है उसका 66% इसी साउथ पार्स गैस फील्ड से ही पूरा होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान ही नहीं, कतर ही नहीं, जो पूरी गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो खाड़ी के जितने भी देश हैं, उनके लिए इस तरह की जो गैस फील्ड्स हैं या पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इससे सिर्फ वही नहीं प्रभावित होते, उनकी अर्थव्यवस्था नहीं प्रभावित होती, बल्कि पूरे देश का जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, जो पूरे देश की ऊर्जा की आवश्यकता है, वो इन्हीं देशों के उत्पादन पर निर्भर करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है वैश्विक स्तर पर, USA और रशिया के बाद। और ग्लोबली हर साल 275 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस का प्रोडक्शन करता है। और समझ लीजिए कि ग्लोबल सप्लाई का लगभग 6.5%। और इसके बाद कतर का भी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो इसी गैस फील्ड से होता है। और 77 मिलियन टन LNG का जो प्रोडक्शन है कतर में, वो साउथ पार्स गैस फील्ड से ही होता है। तो और उसमें कतर की हेल्प करती हैं ग्लोबल फर्म जैसे शेल और एक्सॉन बिल। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम इस खाड़ी के देश ईरान के बुशहर प्रोविंस में स्थित साउथ पार्स गैस फील्ड का जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्या है कि जैसा कि मैंने अभी शुरू में जिक्र किया कि ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है। तो इजराइल ने जो सिलसिलेवार हमले किए ईरान पर, वो पहले तो ईरान के अलग अलग ठिकानों पर थी, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, फिर एयर बेस पर, फिर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर। लेकिन जो पहली सीरीज़ के बाद दूसरी वेव का हमला था, उसमें से जो एक हमला था वो इस गैस फील्ड पर था। इस गैस फील्ड पर हमले के दो मतलब हैं, या कह लीजिए कि दो मैसेज हैं।
कि लड़ाई का दायरा बढ़ चुका है। पहला मतलब ये कि लड़ाई अब मिलिट्री ऑपरेशंस, लड़ाई न्यूक्लियर फैसिलिटी या फिर जो सेना प्रमुख हैं उन तक सीमित नहीं रह गई है। और ईरान के इतनी बड़ी गैस फील्ड पर हमले का मतलब है कि ईरान को बुरी तरह प्रभावित करना, कमज़ोर करना। और फिर ये क्या है कि ये सिर्फ एक ईरान की समस्या बनकर नहीं रह जाएगी, ये पूरे विश्व की समस्या बन जाएगी, क्योंकि उससे पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकता, ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। तो वो इस गैस फील्ड पर हमले के बाद वो बुरी तरह प्रभावित होगी। तो ये एक तरह से जानकारों का कहना है कि दिस इज़ अ वार्निंग शॉट दैट इज़राइल इज़ विलिंग टू हिट इरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ इज़राइली सिविलियंस आर टारगेटेड। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इज़राइल ने पहला हमला किया, उसके बाद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले की एक पूरी सीरीज़ होती है इज़राइल के 2 प्रमुख शहरों पर, और उस हमले में कई इज़राइली सिविलियंस की जान जाती है, जिसके बाद ये हमला इज़राइल की तरफ से होता है ईरान की गैस फील्ड पर। तो इज़राइल का भी मैसेज साफ है कि अगर उनके सिविलियंस को नुकसान पहुंचता है तो जो ईरान का पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा इज़राइल। तो कुल मिलाकर लड़ाई अब सिर्फ लोगों तक या सेना तक सीमित नहीं है, लड़ाई एक दूसरे को कमज़ोर करने या गिराने तक आगे बढ़ चुकी है। अब वो ऑपरेशन जिसके तहत इज़राइल ने ईरान पर अटैक किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, इस बीच हम कई ऑपरेशंस का नाम सुन रहे हैं। कुछ ही समय पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इज़राइल का ईरान पर अटैक है। 1980 और 1988 के दौरान जो इराक और ईरान में युद्ध हुआ था तो उसमें ईरान पर कई हमले हुए। उसके बाद से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यानी खाड़ी के दो देशों की जो लड़ाई 80 के दशक में हुई, उसके बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला इतिहास का ये माना जा रहा है। 13 जून 2025 की रात लगभग 100 मेजर जगहें, 100 मेजर पॉइंट्स इज़राइल टारगेट करता है ईरान में, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें मिसाइल साइट्स हैं, जिसमें वो इमारतें हैं जिनमें ईरान के मेजर जनरल या आर्मी प्रमुख मौजूद होते हैं। और इज़राइल की तरफ से जो हमले हुए जिसमें 100 मेजर जगहों को टारगेट किया गया, उसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, उस पर हमला हुआ। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये ईरान की, उनको भी टारगेट किया गया, उन पर भी हमला हुआ। क्योंकि जानते हैं हम सभी कि ईरान के पास जितने भी आर्म्स एमिनेशन हैं, वेपन्स हैं, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबसे क्रूशियल एलिमेंट्स में एक है। तो इस तरह इज़राइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर डायरेक्ट हमला किया, और ये हमला पूरी रात जारी भी रहा। इसके बाद हाँ, ये भी बड़ी खबर आई कि जो इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने इन जगहों को लोकेट करने में मदद की, जिसकी वजह से इज़राइल के लिए इन स्पेसिफिक जगहों पर, इन मुख्य जगहों पर हमला करना काफ़ी आसान रहा। और इज़राइल के इन हमलों में ईरान के कुल 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी परमाणु वैज्ञानिक और 6 आर्मी मेजर जनरल मारे गए। किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की सेना के लिए, किसी भी देश की न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, वो भी एक झटके में, एक रात में अगर इतने लोगों की मौत हो जाए। और ये बहुत प्रिसाइज हमला माना गया, क्योंकि जिस एक बिल्डिंग की फ़ोटो आई थी जिसमें एक बड़ा सा होल था, और उसी बिल्डिंग में ही ईरान के जो मेजर जनरल हैं वो मौजूद थे। तो इसका बहुत रेफरेंस दिया जाने लगा कितने प्रिसीजन के साथ इज़राइल ने अटैक किया, कि जो बेडरूम था आर्मी जनरल का, मेजर जनरल का, उस पर सीधा अटैक हुआ। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की भी
इन जो 6 लोग मारे गए इज़राइल के हमलों में, उनका नाम भी इसमें शामिल है, हुसैन सलामी। और हुसैन सलामी को सभी जानते हैं कि जो 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट में इनकी मुख्य भूमिका थी। और इसके अलावा इज़राइल के हमलों में IRGC के जो वायुसेना प्रमुख थे, एयरफोर्स के जो चीफ थे, उनकी भी मौत हुई। और अच्छा, इज़राइल की तरफ से जो बहुत टारगेटेड हमले हुए, टारगेटेड अटैक हुए, उनका एक और मतलब निकल कर आता है कि जिस तरह से मोसाद ने पूरा नेटवर्क बिछाकर, और ये खबरें भी आई कि पिछले कई सालों में जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में हत्या बताया गया। तो जिस तरह से ये टारगेटेड और प्लान्ड किलिंग्स हुई, उससे ये तो साफ है कि ईरान में सेफ कोई नहीं है। जब इतने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को ये इज़राइल एग्जीक्यूट कर सकता है, तो ईरान में कोई भी लीडरशिप से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड व्यक्ति सेफ नहीं है। और ये तो फर्स्ट वेव ऑफ अटैक्स थे। उसके बाद ऐसा ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इज़राइल के पास पूरी की पूरी एक सूची है कि उसे आने वाले समय में किन किन जगहों को टारगेट करना है। और अब वो वजहें जिनकी वजह से ये लड़ाई का आगाज़ हुआ, मुख्य वजह है मोटे तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई तो बहुत पुरानी है, पर अभी जो वजहें मोटे तौर पर समझ आती हैं कि इज़राइल का सीधा आरोप है कि ईरान जैसे देश टेरर ग्रुप जैसे हमास और हिजबुल्लाह को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में, उनको मजबूत होने में मदद करते हैं। और अगर इसी तरह ईरान जैसे देश हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों की मदद करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में हमास के पास भी ऐसे हथियार होंगे जो मानवता के लिए ख़तरा हो। और अगर हमास जैसे आतंकी संगठनों के पास आने वाले समय में कोई न्यूक्लियर वेपन भी आ जाता है, तो ये भी इज़राइल की नज़रों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इन मुख्य रूप से इस वजह के चलते, मतलब तमाम वजहों में ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इज़राइल ने ईरान पर हमला किया। इस इज़राइल और ईरान वॉर में एक और टर्म बहुत कॉमन है। कॉमन क्या है, पहली बार सुनने में आया और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी है, ब्रेकआउट कैपेबिलिटी। और ब्रेकआउट कैपेबिलिटी को भी ईरान इज़राइल वॉर की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? नॉट रिटर्निंग फ्रॉम वे टू मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। इसका मतलब ये है कि इज़राइल का ये कहना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में, न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने पर काम कर रहा है, जबकि ईरान इस तरह की किसी भी एलिगेशन को पूरी तरह डिनाई करता है। वो इस तरह के किसी भी आरोप को पूरी तरह खारिज करता है। लेकिन ईरान का ये भले कहना है, पर इज़राइल का ये साफ कहना है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की जो साजिश है, ये ईरान की तरफ से बंद होनी चाहिए। तो इज़राइल का साफ मत है या साफ कोशिश है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी भी तरह आगे न बढ़े। और मतलब कुल मिलाकर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से शायद दिक्कत ना हो, पर इस बात से दिक्कत ज़रूर है कि उसका इस्तेमाल किस तरह होता है। और न्यूक्लियर वेपन सीक्रेटली डेवलप करना, वो दुनिया के किसी भी, अगर दुनिया का कोई भी देश सीक्रेटली अगर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करता है, तो उसे संदिग्ध की तरह देखा ही जाता है। सालों, मतलब ये तो सालों की कोशिश है कि इज़राइल शायद 2 दशकों से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे ख़त्म करने के लिए, उसे धीमा करने के लिए कोशिशें कर रहा है। और तभी ऐसी खबरें आती हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और 2020 की बात है कि तेहरान में एक सुनसान सड़क पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सैन्य प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल फ़खरीज़ादेह की हत्या हो जाती है, तेहरान की एक सुनसान सड़क पर।
जिसे, और फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आती हैं कि इसमें हो ना हो इज़राइल जैसे किसी देश का ही हाथ है। इसके बाद ये तो वो कारण थे जो मोटे तौर पर समझ आते हैं। एक और कारण है, 1980 या कहें 80 का दशक, जब ईरान एक ट्रांजिशन पीरियड में था, ईरान का में तख्ता पलट हो रहा था, जो रेजीम है वो चेंज हो रही थी, सरकार बदल रही थी। तो कहीं ना कहीं ईरान में ये जो तख्ता पलट है वो बहुत से दुनिया के वेस्ट के बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको वेलकम नहीं किया। एक्सेप्ट तो भले कर लिया, बट उनके मन में इस चीज़ को लेकर ग्रज था है। तो इज़राइल के पीएम नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट है, द टाइम हैज़ कम फॉर द इरानियन पीपल टू यूनाइट अराउंड इट्स फ्लैग एंड इट्स हिस्टोरिक लेगेसी बाई स्टैंडिंग अप फॉर योर फ्रीडम एंड फ्रॉम द इविल एंड ऑपरेसिव रेजीम। इसका एक मतलब और निकलता है कि इज़राइल की कोशिश ईरान में तख्ता पलट की है कि ये जो अयातुल्लाह खुमैनी का शासन है, जो इस्लामिक स्टेट का रूल है, इस्लामिक रूल है, ये ख़त्म हो और जो पुराने ईरान के शाह थे वो सत्ता में वापस आएँ। अब इतना बड़ा क्लेम अगर होता है तो वो किस तरह मतलब किस तरह वो सही है कि 2022 में जब ईरान में बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन हुआ, बड़े पैमाने पर महिलाएं सड़क पर आईं, वुमेन लाइफ फ्रीडम, और फिर हिजाब को लेकर भी जिस तरह ईरानियन रजीम के ख़िलाफ़ सड़कों पर लोग उतरे, और फिर जैसे ईरान की गवर्नमेंट ने लोगों को वहाँ पर एक जिसमें एक महिला के तथाकथित मर्डर की बात सामने आई कि जो वहाँ के गार्ड्स हैं, पुलिस है वहाँ, उसने कई महिलाओं को जो है जेल में बंद कर दिया, उनको यातनाएं की, उनको हैरेस किया और उनके साथ वायलेंस किया। तो चाहे उस मोमेंट की बात हो, उसके बाद से जितना ईरान में जो भी अपोजिशन है, जो भी विपक्ष है, वो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह ईरान का जो तख्ता पलट है वो हो, सरकार वहाँ की बदले। और फिर उसके बाद एंटी तरह मतलब ईरान के अलग अलग हिस्सों में एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट होती है, मूवमेंट्स होते हैं। एक और नाम है इस पूरी बहस में, ईरानियन फॉर्मर क्राउन प्रिंस रेज़ा पहलवी, ईरान के पुराने शाह के बेटे, जिन्हें 89 के तख्ता पलट के बाद गद्दी से हटा दिया गया था, और वो भी पिछले, तो शाह के जो बेटे हैं रज़ा, वो पिछले कई सालों में कई बार इज़राइल का दौरा कर चुके हैं। तो और फिर इस तरह के कयास लगाए जाते हैं कि ईरान में जो अव्यवस्था फैल रही है या ईरान में जो अस्थिरता के हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें इज़राइल और शाह के बेटे का क्रूशियल रोल है। इसके बाद बहुत से ईरानी लोग जो हैं वो ईरान की अर्थव्यवस्था और ईरान की जो माली हालत है उससे भी खुश नहीं हैं, सरकार से तो पहले ही नाखुश हैं, तभी इस तरह के आंदोलन रह कर उठते हैं और लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। और मुख्य रूप से महिलाएं, जिन्हें पहनावे को लेकर इतना ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ता है, उनका कहना है कि देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है और माइनॉरिटी राइट्स का तो दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। और फिर लेकिन वही बात है कि अगर ईरान सो कॉल्ड नेगोशिएशन के मुद्दे पर सहमति जताता है तो इसे ईरानियन रेजीम की डिफीट यानी हार की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि अब तक ईरान के जो प्रमुख हैं खुमैनी साहब, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं और जिस तरह यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल को धमकी दी है, उससे इतना तो समझ आता है कि किसी तरह के समझौते की स्थिति में नहीं है। पर अगर वो नेगोशिएशन को लेकर अग्री करते हैं तो इसे बतौर डिफीट ही देखा जाएगा। अब समझ लेते हैं ईरान के बारे में। एक खाड़ी का देश, आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा देश, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए से बड़ा, लगभग 90 मिलियन आबादी, ऐसा देश जहां कोई भी छोटी या बड़ी गतिविधि होती है तो उससे पूरा मिडिल ईस्ट, खाड़ी के कई देश प्रभावित होते हैं। ऐसा देश जो अपने रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड के लिए जाना जाता है
अब तक अयातुल्लाह खुमैनी के जो बयान भी आए हैं उससे भी साफ है कि ईरान जैसे देश युद्ध जैसी स्थिति से पीछे नहीं हटते, और यही वजह है कि ईरान जैसे देश अपनी आर्मी और अपने डिफेंस सिस्टम पर अच्छा भला खर्च करते हैं। वो 2-4% के खर्चे वाले देश नहीं हैं आर्मी पर, उनका खर्चा हमेशा डबल डिजिट में ही रहता है। अपनी अगर अर्थव्यवस्था में से उनको जितना खर्च करना हो, तो एक बड़ा देश जिसके पास लार्ज बैलिस्टिक मिसाइल्स आर्सेनल और एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी मिलिशिया, तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ईरान के पास तमाम तरह के हथियार हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके तमाम एम्यूनिशंस में एक क्रूशियल एलिमेंट है। तो और जैसा कि तेल अवीव में, मतलब इज़राइल के जो शहर में हमला हुआ, उनमें भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही यूज़ हुआ, क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच दूरी भी उतनी कोई कम नहीं है। तो ड्रोन, भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं है कि आप ड्रोन भेज दीजिए और हमला हो जाए। तो इसीलिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ किया, और ये साफ़ हो गया कि ईरान भी उतना ही लड़ाई को लेकर उतना ही समर्पित और प्रतिबद्ध है जितना इज़राइल है। और ईरान, जिस तरह इज़राइल का आरोप है कि ईरान हमास को स्पॉन्सर करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, उसी तरह ईरान का कहना है कि गाज़ा पट्टी में इज़राइल जीनोसाइड कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, मासूम लोगों की जान जा रही है, और जो इज़राइल का कत्लेआम है वो किसी भी तरह टॉलरेबल या एक्सेप्टेबल नहीं है ईरान के शब्दों में। उसके अलावा ये भी कहना था ईरान का कि अगर नाटो के देश, मुख्य रूप से यूएसए, यूके और फ्रांस, ये किसी भी तरह इज़राइल की मदद करते देखे या पाए जाते हैं, तो ईरान उन पर भी उनके एयर बेसिस पर, आर्मी बेसिस पर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। तो खुले तौर पर धमकी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को कि ये जो लड़ाई है इज़राइल के साथ उसके बीच में कोई ना आए। और ये भी हाँ कहना था ईरान का कि अगर उनकी जो मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अगर उनका रास्ता रोका जाता है तो उस पर भी ईरान का रुख बेहद सख्त होगा। और इज़राइल के हमले के बाद ईरान ने भी सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किए शुक्रवार को, और जिन ईरान के हमलों में 14 इज़राइली नागरिकों की मौत हुई और लगभग 400 लोग घायल हुए। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के इस हमले में इज़राइल को काफ़ी नुकसान भी हुआ, और लगभग दर्जन भर ईरान की तरफ से टारगेट थे, जिसमें सिर्फ इमारतें, इज़राइल की इमारतें ही नहीं बल्कि उनके मिलिट्री बेसेस और एयर डिफेंस बेसेस भी थे। तो ईरान के रवैये से भी इतना साफ है कि इज़राइल की तरफ से अगर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा तेहरान ने जो पूरी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत थी वो भी स्थगित कर दी, जिसके बाद मार्को रूबियो का बयान भी आया कि इकलौता तरीका यही था ये पूरा युद्ध रोकने का कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत है इसे रोके ना। लेकिन रुकने के बाद फिर इज़राइल के पास कोई विकल्प नहीं बचा उनके सो कॉल्ड सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अटैक करने के अलावा। तो उसके बाद इज़राइल के पीएम का बयान आता है कि ये जो हमले हुए हैं ये कुछ नहीं है उनकी तुलना में आने वाले समय में जो ईरान में नज़र आएगा। ईरान ने भी साफ तौर पर कहा कि इज़राइल को नहीं पता कि वो किससे टकरा रहा है। ईरान ने इज़राइल को तो चुनौती दी ही दी, साथ ही साथ हमले का जवाब दिया और वेस्ट की कई कंट्रीज़ को एक साथ धमकी दी कि लड़ाई की सूरत में उनकी दो देशों के बीच की लड़ाई में अगर आप कूदते हैं तो आप भी इस लड़ाई की चपेट में आएंगे। और दोनों देशों का कहना साफ है कि मोर इज़ ऑन द वे, मोर इज़ येट टू कम। तो
इसमें जो नुकसान है वो आम लोगों का ही होगा, ये तो सर्वविदित बात है। और नहीं पता ये लड़ाई रुकेगी कहाँ, पर इतना ज़रूर क्लियर है कि बहुत से लोगों का नुकसान करके, बहुत से लोगों की जान लेकर ही रुकेगी। पर हाँ, बस इतनी उम्मीद की जा सकती है कि दुनिया के दो बड़े देश, एक खाड़ी का देश और एक इज़राइल, दोनों आपसी सहमति से और आपसी समझदारी से कोई ऐसा निर्णय लें जिससे कम जान और माल का नुकसान हो। और अमेरिका सो कॉल्ड लाइजनर की स्थिति में जो हर बार नज़र आता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का समय हो, चाहे ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद का समय हो, ये जो लाइजनिंग की भूमिका है ये वाकई या तो अर्थपूर्ण हो या तो ना हो। तो हम बस इतनी उम्मीद करते हैं कि नुकसान कम हो, लोगों का भी और देशों का भी। धन्यवाद।